Okay, a very good evening to everyone. Welcome back to another paper discussion from our APSC Prelims Test Series of 2023 and 2024. Today we are going to discuss the Current Affairs Sectional Paper 1. पेपर शुरू करने से पहले मैं फिर से वही बात बताऊंगा कि टेस्ट देना आपके सक्सेस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ना है। जितना प्रिपेयर कर रहे हो, अगर उतना तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है तो उससे मुश्किल यही हो जाएगा कि जब एग्जाम में जाओगे तो जब एग्जाम का सिनेरियो है वो समझ नहीं पाओगे, है ना। और करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस भी रहते हैं जो कि एपीएससी हो यूपीएससी हो, वो दोनों का यही एक स्ट्रैटेजी रहता है कि कैसे हम लोग करंट इवेंट्स को स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ करके एक क्वेश्चन को फ्रेम करें। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स आएंगे गवर्नमेंट के जिसके साथ रिलेट करते हुए हम लोग अलग अलग स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़े, 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करना आई डोंट थिंक विल बी पॉसिबल, बट जो पॉसिबल होगा कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट तो सब है इसमें से, हम लोग डिस्कस करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शुरू करते हैं इस साल के भारत रत्न अवार्ड्स के साथ। इस साल का जो भारत रत्न अवार्ड है उसको लेकर के एक छोटा सा कंट्रोवर्सी जो है, जो सबके मन में सवाल था कि भारत रत्न जो है वो 3 लोगों को एक बार में दिया जा सकता है, जो कि एकदम शुरू 1954 का अगर हम लोग देखें, पहली बार जब भारत रत्न दिया गया तब 1954 में किन तीन लोगों को दिया गया था। एक दिया गया था सी राजगोपालाचारी को, दूसरा दिया गया था प्रोफेसर सीवी रमन को, डॉक्टर सीवी रमन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दिया गया था जिसके नाम पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, जिनके नाम पे जो टीचर्स डे मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो ये 3 लोग थे जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद से 53 लोगों को अब तक दिया जा चुका है, एक्सक्लूडिंग इनमें से 3, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोलता है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स द रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न दिस ईयर, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों से पूछूं तो व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, वेरी नाइस। नाउ अटल बिहारी वाजपेयी क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को इस क्वेश्चन का कीवर्ड रहेगा यही 2024। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है? मिला है, बट नॉट इन 2024। वेरी नाइस आंसर। अब इन तीनों को तो मिला ही है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस बार मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन पॉलिटिक्स, चौधरी चरण सिंह को भी मिला है, और एमएस स्वामीनाथन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इंडिया के एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में एमएस स्वामीनाथन, जिनका इसी साल निधन हो चुका है, उसी में मतलब पिछले साल निधन हो चुका है, उन्हीं को इस बार, उनको भी इस बार जो भारत रत्न है वो प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और इंसान है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दैट इज कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भी इस साल क्या है, भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा, ठीक है। अब जो 3 से ज्यादा वाला है, अब ऐसा भी है कि हर साल भारत रत्न देना है, ऐसा भी तो कहीं बात नहीं है। इसीलिए 2018 से अब तक इन तीनों सालों में, इन 4-5 सालों में अब तक किसी को भी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को मिलने के बाद, क्योंकि भारत रत्न को लेकर के कंट्रोवर्सी बार बार क्रिएट होता है, तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि लास्ट कुछ सालों में भारत रत्न किसी को दिया ही नहीं। उसी को कंपेंसेट करने के लिए, पॉलिटिक्स को असाइड रखते हुए, 3 लोगों को इस साल, 5 लोगों को इस साल भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। अब बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चलो, जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक बिल भी लाया था जिसको लेकर के हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था, करंट अफेयर्स के सेशन में शायद डिस्कस किया था, जो अभी भी शायद चैनल में है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द गिग इकोनॉमी। अब अगर यहां तुम लोगों में से कोई है जो कि
स्टेज शोज करता है तो उसको इस गिग इस वर्ड के बारे में पता होगा। या आप लोगों में से अभी अगर किसी का फ्रेंड ऐसा है जो कि स्टेज शोज करता है, आप लोगों ने उनके फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया स्टेटस में देखा होगा, ये चीज लिखा रहता है दैट टुडे वाज अ गिग। नाउ व्हाट इज दिस गिग? गिग मतलब होता है जिसको हम लोग कभी कभार पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट और गिग में एक फर्क तो है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में यह है कि वो एक एंटाइटलमेंट है आपके लिए, जबकि गिग में काम करना एक ऐसा काम है जो कि आप उस पर्टिकुलर काम के लिए किसी को जब कोई एक इकोनॉमिक इमोलुमेंट प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर दिया हुआ है ड्राइविंग फॉर अ राइड शेयरिंग सर्विस, दैट इज उबर, ओला, ये सब जो भी टैक्सी ऐप वगैरह है, रैपिडो, ये सब। सिंगिंग इन अ स्टेज शो, जो मैं बोल रहा था स्टेज शो का बात, मेरे को जिस चीज के बारे में मतलब मेरे को जहां से इस चीज के बारे में सबसे पहली बार पता चला था कि ये गिग होता क्या है, क्योंकि स्टेज शो में आप उस पर्टिकुलर शो के लिए आप उस 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उस इंसान को पे कर रहे हैं, तो वो एक गिग इकोनॉमी का पार्ट है। इसमें ना तो आपको उस इंसान को कोई सोशल सिक्योरिटी देना है, ना तो उस इंसान को कोई डियरेंस अलावेंस देना है जिसको हम लोग डीए बोलते हैं, ना तो उसको कोई ट्रांसपोर्ट अलावेंस देना है, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप एंटाइटल्ड हैं उसको एक उसके उसी काम के लिए जितना काम उन्होंने किया। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक लेबर काम करने के लिए आया, वो 1 दिन काम किया, आप उसको उसके उसी काम के लिए पैसा देते हैं, देन ही बिकम्स द पार्ट ऑफ ए गिग इकोनॉमी। सेम यहां पर भी अ फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर जो है वो आपका तब तक ही फिटनेस ट्रेनर रहेगा जब तक आप इससे ये ना बन जाए या आप इससे फिट फाट शरीर में ना आ जाए, तब तक ही आप उसको रखेंगे। उसके बाद आप ना तो उसको एंटाइटल्ड रखेंगे कि मैं आपको पेंशन दूंगा, मैं आपको एक सोशल सिक्योरिटी दूंगा, आपको रहने का जगह दूंगा, ठीक है ना। अब इसको इकोनॉमिकली देखें तो ये इकोनॉमी के लिए तो बहुत सही है, लोग जब ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं तो इकोनॉमी के लिए ये बहुत सही है, बट एक इंसान के सोशल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। बात करें ट्यूटरिंग की, सेम वही चीज है। अभी आप देखेंगे तो ऑनलाइन में हजारों ट्यूटर्ड कोर्सेज अवेलेबल है। अब ये क्या है कि आप उसको बस उसी काम के लिए पैसा दे रहे हैं। अब कोई लोग बोलेंगे कि सर ट्यूशन पढ़ाना तो फिर एंटाइटलमेंट है, हर महीने आप उसको पैसा दे रहे हैं। अब हर महीने पैसा दे रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके लिए जिंदगी भर काम करेगा या आप उसके अंडर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। ट्यूटरिंग में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है वैसा। लेकिन टीचिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द गिग इकोनॉमी, बिकॉज इसमें ये सैलरी के साथ साथ अलग अलग सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, इनको ये सब मिलता है। तो जो आंसर होगा इसमें दैट विल बी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। इसमें अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक ऐप आता था पहले जो अभी बंद हो चुका है, दैट इज कॉल्ड अर्बन क्लैप, अगर किसी को पता होगा तो। अर्बन क्लैप के अंडर में आप ब्यूटिशियन से स्टार्ट करके प्लम्बर तक किसी को भी आपके टास्क उस फलाने टास्क के लिए आप बुला सकते हैं, उस फलाने टास्क के लिए आप उस इंसान को बुला सकते हैं और आप उसको सिर्फ उसी काम के लिए पे करेंगे, ठीक है। और इस काम को अब ये काम मिलेगा कैसे इंसान को? ये काम पहले लोगों को वर्बली मिला करता था, चौराहे पे कोई 10 लोग खड़े हैं, वहां से आप किसी एक को लेकर के गए, प्लम्बर है वो काम करके चला आया। बट आज उनके लिए कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिनका मैंने बात किया यहां पर, उबर, ओला, ये अर्बन क्लैप, रैपिडो, ये सब जो होता है आपको वो जैसे ट्यूटर्स, आजकल देखना कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ट्यूटर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो भी एक गिग इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। दे बिकम पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी और इन वर्कर्स को बोला जाता है गिग वर्कर्स। इन वर्कर्स को बोला जाता है गिग वर्कर्स, ठीक है, क्लियर। चलो इसके बाद अगर आगे बढ़े तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स को रेगुलेट करने के लिए या जो प्लेटफॉर्म्स है जो गिग वर्कर्स को रजिस्टर करवाते हैं अपने अंडर में, जिसके अंडर जिसके थ्रू लोग काम लेते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ कुछ बिल जो है वो मतलब बिल आए हैं जिसमें कुछ कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे दोनों को रेगुलेट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक इंसान दिन में दिन भर काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, उसमें हम लोग लेबर लॉस का वायलेशन देखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि लोग कुछ भी पैसा ले लें, है ना, जैसे होता है कि मैं जो जोमेटो के जो
ओनर हैं, उनका एक वीडियो बहुत वायरल है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग जितना पैसा लेते हैं अगर उससे कम दे तो वही हमारा अर्निंग है। तो वैसा नहीं है कि ये जो पैरिटी है, जो इंपैरिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये एक बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक टॉपिक है। नाउ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हम लोगों को इंडिया में बार बार देखने को मिलता है। जो साइबर अटैक्स हैं, है ना, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि हैकिंग हो चुका है किसी भी चीज का। तो अगर हम लोग इसको देखें तो कोई मेरे को एक आंसर बताओगे? हम लोगों ने डिस्कस भी किया इस चीज को शायद क्लासेस में, करंट अफेयर्स के सेशन में ये डिस्कस है, शायद अगस्त या सितंबर में डिस्कस किया था हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट। लेट्स लिसन टू द आंसर, क्या होगा? What will be the answer? So it will be the Computer Emergency Response Team or commonly known as the CERT-IN. इसका काम क्या क्या है करना? सबसे पहले इसको क्या करना है कि जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के वेबसाइट में ही काम करेगा, प्राइवेट एंटिटीज भी इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? सबसे पहले तो ये थ्रेट्स को एनालाइज करता है। जब ये थ्रेट्स को एनालाइज कर लेता है, उसके बाद ये वल्नरेबिलिटीज और वार्निंग सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, जो साइबर अटैक्स होते हैं इंडिया में, जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, उसको डील करता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो साइबर रिस्क है उसको भी ये मिटिगेट करने की कोशिश करता है। सो दैट इज डन बाय द कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम और द CERT-IN, दैट इन रिजेंबल्स इंडिया। बाकी जो भी है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जिसको क्रिस बोला जाता है, जिसके थ्रू ये जो आप लोग वेयर इज माई ट्रेन ये ऐप चलाते हैं, एक नेशनल NTES बोल करके एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल ट्रेन समथिंग सर्विसेज, ऐसा कुछ है ना। तो ये सब क्या है कि ये कंट्रोल करता है, ये जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो IRCTC का जो बुकिंग वेबसाइट है जहां से टिकट बुक करते हैं लोग, वो भी कौन रन करता है? इट इज बीइंग रन बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। बाकी IIT मद्रास और डिपार्टमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी IIT खड़गपुर, ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था इस चीज को, हम लोगों ने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था, दैट इज द हर घर तिरंगा मूवमेंट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? लेट्स लिसन टू यू गाइस। हर घर तिरंगा हम लोगों ने सबने शायद सेलिब्रेट किया है इस चीज को। लेट्स टेक 1 minute एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Just read the statement that it is an initiative to hoist the national flag at homes to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, marking the 75th year of Indian independence. It is right or wrong? Right, sir. Of course it's right. So the second चीज है कि the national flag was adopted on 2nd July 1947. It is correct or not? Correct. Correct, sir. It is also correct. So the constitution has detailed rules and instruction regarding the description, display and hoisting the national flag. बोल पाओगे कोई ये किसके साथ रेफर कर सकते हैं हम लोग? किसके साथ रेफर कर सकते हैं? Fundamental right. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंसान इंडिया में हुआ करते थे जिनका नाम है सुमित्रा महाजन के वाइफ हस्बैंड का नाम क्या था? राहुल महाजन के पिताजी का नाम प्रवीण महाजन। 2002 में प्रवीण महाजन ने एक चीज, इससे पहले ये चीज नहीं होता था, कोई भी अपने घर में झंडा नहीं फहरा सकता था। 2002 से पहले, जनवरी 2002 से पहले कोई भी अपने घर में अपने मर्जी से फ्लैग नहीं फहरा पाता था। लेकिन प्रवीण महाजन बाद में उनका बहुत दुखद मृत्यु हुआ है,
बट प्रवीण महाजन के इनिशिएटिव से पार्लियामेंट में एक फ्लैग कोड लाया गया था कि फ्लैग कैसा होना चाहिए, 3:4 का उसका साइज होना चाहिए, रेशियो का, है ना, कितना उसका हाइट होना चाहिए। किसी भी फ्लैग में, जैसे घुटने के नीचे हम लोग फ्लैग को यूज नहीं कर सकते हैं बॉडी में कहीं पर भी, ठीक है ना। बहुत लोग इसमें फंसे हैं जिनको नहीं पता होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्लैग कोड है वो जनवरी 26, 2022 से इंडिया में कि यूज कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन दिया गया उसका, 3:4 का रेशियो होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, अशोक चक्र का कलर क्या होना चाहिए, कितने स्पाइक्स होंगे उसमें, ये सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिस्प्ले यानी कि उसका यूज कैसे करना है और उसका होइस्टिंग कैसे करना है, कब तक रहेगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में 5 बजे के बाद, सनसेट के बाद फ्लैग्स को क्या किया जाता है कि उसको फिर से उतार लिया जाता है। सो इसमें से ये भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, हाँ ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी अच्छा, दिस इज नॉट गिवन, लेट मी बी क्लियर। डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं दिया है फ्लैग कोड में, लेट मी बी क्लियर। इसके वजह से दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। डिस्क्रिप्शन फ्लैग कोड में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यूजेज दिया हुआ है, डिस्प्ले कैसे करना है, होइस्ट कैसे करना है वो दिया हुआ है, बट द डिस्क्रिप्शन पार्ट कि 3:4 का साइज होना है, कलर स्कीम क्या होना है, दिस इज नॉट प्रोवाइडेड इन दी फ्लैग कोड, ठीक है। सो फॉर दिस थिंग इट बिकम्स a statement that is not correct। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे इस चीज को। अच्छा, एक चीज हम लोग मिस कर गए यहां पर, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, that is this question। it is regarding असम पार्ट से है, it is regarding the असम अमृत वृक्ष आंदोलन। असम अमृत वृक्ष आंदोलन, let's talk about this, let's think about this thing for one minute। चलो सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, क्या क्या किया गया था, कब किया गया था, कौन सा दिन था वो। उस दिन एक फेस्टिवल भी होता है, कौन सा फेस्टिवल था? मैकेनिकल इंजीनियर बताओ, आपका ही दुनिया का फेस्टिवल है वो। एनीवन, एनी इंजीनियर्स इन द क्लास जो बोलेंगे कि वो कौन सा फेस्टिवल के दिन हुआ था ये? विश्वकर्मा पूजा। हाँ, yes, 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 yes। So it's in 17 September 2023। 17 सितंबर 2023 को, अब ये प्लान जो है ये लागू हुआ था जून में, जो स्कीम है वो अनाउंस हुआ था जून में। कब करना था ये? 17 सितंबर 2023, विश्वकर्मा पूजा दिन। हाँ, आवर चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा, he announced that how many saplings? How many saplings? 1 crore saplings। 1 crore saplings will be planted throughout the country। और कोई भी सैपलिंग नहीं कि कोई भी पेड़ लगा दिए, है ना, ऐसा नहीं था कि कोई भी पेड़ लगा दिए तो चलेगा। अमृत वृक्ष आंदोलनत की आছিলে प्लांट वैरायटी बिलाग, इट हैज टू बी अ कमर्शियल ट्री। कमर्शियल ट्री मीन्स যাৰ কিবা এটা কমাৰ্শিয়াল ভ্যালু আছে। ফৰ এক্সাম্পল, তাতে লিষ্ট, তাতে আমাৰ যেটো সাৰ্কুলাৰ আছিলে তাতে দিয়া আছে এটো, ইট হ্যাজ টু বি হলং, ইট ক্যান বি নিম, ইট ক্যান বি ঘোৰা নিম, শাল, গামাৰি, দিজ ওয়ার দি ট্রিজ, আৰু বহুত কেইটা আছিলে। সো স্যাপলিং বিলাক এই কেইটা হ'ব লাগিব। The sapling has to be of these commercial trees। Now कौन करेगा ये? This will be done by individuals as well as self-help groups, ASHA workers, different organization, NGOs and government organizations, educational institutions, Anganwadi workers, tea garden workers, they were asked to plant 1 crore saplings throughout the state of Assam on 17 September 2023। ठीक, नाउ इसके बेसिस पे क्या होगा? दैट फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ ₹100 विल बी प्रोवाइडेड टू दोज पीपल। अब जो लगाएगा उसी को मिल जाएगा, फिर तो तुमको भी मिलना चाहिए था। जो लगाएगा उसी को मिलना था। इसका आंसर क्या होगा एक बार बताओ मेरे को, इफ दिस इज करेक्ट और नॉट। फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ ₹100
will be given as direct benefit transfer after planting the seedling and uploading the image into the Amrit Brikho app or Amrit Brikho portal. उसमें देने से you will get 100 rupees. इसके बाद 3 साल के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर उसी जगह में उसी पेड़ का फोटो अगर तुम गवर्नमेंट को फिर से उसी पोर्टल में डाल पाए, you will be paid with rupees 200. So at rupees 200 will be paid by the state government in the 3rd year for the survival of the plant. So the answer will be both 1 and 2 are correct. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि अमृत वृक्ष, which of the following trees were considered as commercial trees under the अमृत वृक्ष आंदोलन. सो उसमें जो ट्रीज का नेम है वो एक बार देख लेना. उसमें कौन सा है? इट्स होलोंग, साल, मेहोगनी, बोगीपोमा, घोरा नीम एंड गामारी. सो दीज वेर द ट्रीज जो कि इसके अंडर में आते थे. ठीक है, अमृत वृक्ष आंदोलन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. अमृत वृक्ष आंदोलन आरु आमार 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस लगत आरु एटा क्वेश्चन हम याते डील करिम और एक क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू दिस थिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, तीनों चीजों से रिलेट करता है ये क्वेश्चन. ठीक है, जिसको याद होगा दैट इज द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स. जो सेशन पड़ा हुआ है अगस्त सितंबर का चैनल में, उसमें ये चीज डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, लेट्स कंसीडर द स्टेटमेंट्स. थिंक अबाउट द स्टेटमेंट्स. थिंक अबाउट द स्टेटमेंट्स. ठीक है, 10 सेकेंड्स और सोचो. थिंक अबाउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन मिलते ही घबरा नहीं जाना है. लेट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन मिल जाते ही घबराना स्टार्ट नहीं कर देना है कि क्वेश्चन है क्या. सबसे पहले इस चीज को समझो, ये दोनों जो स्टेटमेंट है क्या एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? पहला है कि इट इज प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब अगर ये सही है तो फिर इंडिया डज नॉट लेवी एनी एक्सप्लिसिट कार्बन प्राइस. ऐसा तो हो नहीं सकता है. इंडिया को डिस्कस तो करना पड़ेगा. हाँ, डब्ल्यूटीओ का हर बात हम लोग नहीं मानते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सब्सिडीज, जो हम लोग राइस वगैरह पे सब्सिडीज देते हैं, जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज पे सब्सिडीज है, डब्ल्यूटीओ उसके सबसे ज्यादा खिलाफ है, क्योंकि उससे मार्केट में जो है प्राइसेस बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं. अब अगर हम लोग इसका बात करें कि इट इज प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है. इट इज प्रपोज्ड बाय whom? It is proposed by the European Union. अब it aims to tax products that are extremely carbon intensive. दो एग्जांपल दे सकते हो. One will be steel, cement, plastic industry. ये सब इंडस्ट्रीज क्या है? They are extremely carbon intensive. और ये कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जब इनके एरिया में घुसेंगी, यूरोपियन यूनियन के जोन में जब घुसेंगी, तब इनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसको बोला गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स. ठीक है, तो ये तो करेक्ट है. अब इंडिया डज नॉट लेवी एनी एक्सप्लिसिट कार्बन प्राइस, ये भी करेक्ट है. इंडिया क्या करता है? कोई कार्बन प्राइसिंग तो अभी भी इंडिया में लागू है नहीं. सो अगर हम लोग आंसर देखें तो टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो दैट आवर आंसर विल बी ओनली 2. ठीक है, इट विल बी B only 2. चलो, let's talk about the second thing. Now, it is a question related to GI tag. GI tag से question is very common और एग्जाम में चाहे वो मेंस में हो, प्रीलिम्स में हो, GI tag के क्वेश्चंस तुमको डील करने ही है. Think about this question for some time. क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. Take 30 seconds.
ठीक है, चलो लेट्स कंसिडर पटन पटोला। नाम सुने हो, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा इसका। पटोला पेंटिंग है। हाँ, पटोला पेंटिंग है। पटन पटोला कहाँ का है? ये पंजाब गुजरात का है। Yes. Patan patola is from Gujarat. It's a scarf. Patola means scarf. है ना? Now, patan patola is a scarf that is very beautiful. और ये किस रेफरेंस में आया ये क्वेश्चन? कोई बोल पाएगा किस रेफरेंस में आया ये क्वेश्चन? सिर्फ जीआई टैग के रेफरेंस में नहीं आया कि इसको जीआई टैग मिला हुआ है, उसके रेफरेंस में नहीं आया। इट विल बी गुजरात। किस रेफरेंस में आया? एनीवन? इट इज डाइंग आर्ट हो रहा है अभी। वो तो है, बट इट इज समथिंग रिलेटेड टू G20। जब G20 में लोग आए, जब G20 में जो वर्ल्ड लीडर्स आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको वेलकम किया तो देखोगे ही इज गिफ्टिंग एवरीवन विद अ पटन पटोला स्कार्फ। ठीक है, और इसी के साथ साथ नॉट ओनली दिस स्कार्फ, ये स्कार्फ जिस बॉक्स में, हाँ इस ये बॉक्स है, इसके ये जो स्कार्फ है ये जिस बॉक्स में पैक रहता है, इट इज वन ऑफ द मार्वल्स। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुडन क्राफ्टेड बॉक्स जिसमें इस इन स्कार्फ को उनको दिया गया। ठीक है, बात करें अगर पहाड़ी पेंटिंग्स की तो इट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। किन्नौरी शॉल, किन्नौरी शॉल्स आर ऑल्सो फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये क्योंकि किन्नौर इज इन हिमाचल प्रदेश, तो ये दोनों जो है आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। नाउ अगाते बोल्स, अगाते बोल्स क्या है? व्हाट आर अगाते बोल्स? रेकी में यूज होता है, हीलिंग चीज है। हाँ, मतलब रिवर बेड है दो जगह में, एक राजपीपला बोल करके एक जगह है, एक और जगह है मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उस राजपीपला में, मतलब ये भी गुजरात से ही है, एक प्रीशियस स्टोन मिलता है यहाँ पे रिवर बेड्स में। राजपीपला और एक दूसरा और एक रिवर बेड है जिसके अंडरग्राउंड माइंस में एक प्रीशियस स्टोन मिलता है। उससे एक बोल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे अलग अलग टाइप का ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स भी बनता है। So this one is also wrong. So how many pairs are correct? Only one pair in this question is correct. ठीक है, got it? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव सीन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेनी पार्लियामेंटेरियंस इस बीच में, फ्रॉम राज्यसभा, लोकसभा से हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए राहुल गांधी का भी डिस्क्वालिफिकेशन देखा है। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन करंट अफेयर्स। लेट्स थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन कि क्या हो सकता है। Someone is literally playing a watch. Just think about this question sometime. ठीक है, चलो बताओ, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग? द स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई, इट इज करेक्ट, बट क्या बोल रहे हैं? द स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट व्हाट? उसमें कौन से लॉज हैं? लॉज नहीं है, आई एम सॉरी, उसमें कौन से आइटम्स हैं? किससे रिलेटेड? प्रोविजंस रिलेटेड टू डिफेक्शन। हाँ, इट इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन। आयाराम गयाराम, हाँ आयाराम गयाराम से बचने के लिए ये जो एंटी डिफेक्शन के जो लॉज हैं, दे आर शेड्यूल्ड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑफ कोर्स द स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर। ठीक है,
Now, the question of disqualification under the 10th schedule is decided by the chairman in the case of Rajya Sabha and speaker in the case of Lok Sabha. Is it correct or wrong? Is it correct or wrong? Sir, correct. Of course it has to be correct. अगर स्पीकर कर सकता, अब ऐसा तो नहीं है कि राज्यसभा मेंबर को कोई और हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा, है ना? Disqualification of the house has to be done by the presiding officer. प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस केस में स्पीकर रहेंगे, इस केस में राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे. So the question of disqualification under the 10th schedule is decided by the chairman in the case of Rajya Sabha and speaker in the case of Lok Sabha. This is also correct. This is also correct. Now the decision of the chairman, speaker in cases of disqualifying of a member of parliament is subjected to judicial review. क्या judicial review हो सकता है? क्या उस चीज को हम लोग कोर्ट तक लेके जा सकते हैं? Can we take that thing to the court? Of course हो सकता है. एग्जाम्पल दो. राहुल गांधी वाला केस, ठीक है? राहुल गांधी वाला जो केस आया उसके बाद अब यही चीज महुआ मोइत्रो का केस में फिर नहीं हुआ, है ना? महुआ मोइत्रो के केस में जब गए तो उनको वापस मिला नहीं वो चीज. ये प्रूफ हो गया कि नहीं, एथिक्स कमेटी में गया था वो चीज. नाउ जुडिशियल रिव्यू जो है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. जुडिशियल रिव्यू हो जाए, जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाए, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या जुडिशियरी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन है इट इज पार्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. इससे अब ये कब से हुआ है? एक केस हुआ था किहोतो होलोहान वर्सेस जाचिलू का केस हुआ था. एक केस है किहोतो होलोहान वर्सेस जाचिलू. ये केस हुआ था 1993 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार बताया था कि डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसने ना स्पीकर बोला था ना चेयरमैन बोला था. He said the decision of the presiding officer is not final and can be questioned in any court. हाँ, मतलब it is subject to judicial review. कहां पर है? It is under the article 102 जो है उसमें पार्लियामेंटेरियंस का डिस्क्वालिफिकेशन जो है, लिख लेना. आर्टिकल 102 से क्या रिलेट करता है? द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है? तो in this case D will be the answer. ठीक है? चलो, let's think about the question from art and culture you can say, or you can say that this question is from history. अब बोलोगे सर हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे करंट अफेयर्स में आ सकता है? अगर इस क्वेश्चन का रेफरेंस समझ में आ जाए तो ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था. वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, एक्चुअली में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड नहीं है. कोई एक चीज डिस्कवर हुआ है कहीं पर. फेसबुक पेज में मैंने एक पोस्ट दिया भी था, शायद ग्रुप में भी दिया था मैंने. कोई एक चीज डिस्कवर हुआ है कहीं पर. चलो बता देते हैं. गोवा में डिस्कवर हुआ है. हाँ, एक इंस्क्रिप्शन एक मिला था. अगर याद है तो एक इंस्क्रिप्शन मिला था कहीं पर. So, कोई anyone who can give the answer? अगर किसी को याद है, थोड़ा सा भी याद है तो. मंदिर मिला था क्या? नहीं, एक इंस्क्रिप्शन मिला था ऐसा एक वर्टिकल इंस्क्रिप्शन मिला था एक. ठीक है? एक वर्टिकल ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला था. अ 10th century कदम्बा इंस्क्रिप्शन रिटन इन कन्नड़ा and Sanskrit was discovered in Goa. कहां पर? माधवा टेम्पल इन काकोड. There is a place called Kakoda. It is in Goa. वहां पे एक टेम्पल है called the माधवा टेम्पल. That is जो the main deity है, that is शिवा. माधवा टेम्पल इन काकोडा गोवा. वहां पर उसके टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जो है वो वहां पर डिस्कवर किया गया था जो कन्नड़ा और संस्कृत में लिखा था. अब इसको किसके साथ रिलेट किया जा रहा है? इट इज बीइंग रिलेटेड विद द कदम्बास. इट इज बीइंग रिलेटेड विद द कदम्बास. ठीक है? अब कदम्बास कौन थे?
कदम्बाज वो थे जिन्होंने सातवाहन एम्पायर को हराया था। सातवाहन एम्पायर के एक राजा का नाम बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन थे जिनके नाम का बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिलता है? एनीवन? सातवाहन एम्पायर, चलो नहीं बताएंगे। सो नॉर्थ, हाँ कौन थे प्रिया? कौन थे? फिर से बोलो एक बार। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। यस, इट्स गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना, जिनके नाम का सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन वहीं पे मिला था। तो जो सातवाहन एम्पायर हैं, अब अगर किसी को पता है साउथ इंडिया के किंगडम्स का मैप अगर तुम लोग जानते हो तो इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पाओगे एकदम। ये अपना नदी है, मान लो कृष्णा नदी, तुंगभद्रा है। अब इसके इधर में जो किंगडम्स थे दे वर चालुक्यास। नदी के इस पार थे पल्लवाज, इधर थे पांड्याज, सॉरी इधर थे पांड्यास, इधर चोलाज, इधर नीचे चेराज। तो ये जो साउथ इंडिया का किंगडम हुआ करता था, बाद में ये जो चालुक्याज है, ये सातवाहना एम्पायर जो है, द डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड। सातवाहना एम्पायर ने कदम्बास ने सातवाहना एम्पायर को वो किया था, रिप्लेस किया था। इन द नॉर्दर्न कर्नाटका in 3rd century, in Goa they were subordinates of the Chalukyas of Kalyan. Kalyan was a dynasty, ठीक है, Chalukyas of Kalyan, the Kannada and Sanskrit languages, ठीक है। So the inscription of this dynasty was written in Kannada and Sanskrit language. उसी से ये पता चलता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन वहां पर मिला था काकोड़ा में, गोवा में, इट इज ऑफ द कदम्बास। तो क्वेश्चन के रेफरेंस को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एक एक क्वेश्चन जो है उसका रेफरेंस क्या है। लास्ट ईयर जो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, उसका रेफरेंस बहुत छोटा छोटा रेफरेंस था। जो विगल डांस वाला क्वेश्चन था, मैं बार बार बोलता हूं, वो एक दिन का एक आर्टिकल था, वहां से पूरा क्वेश्चन बना दिया था। वहां से एक पूरा क्वेश्चन वहां पर बना दिया गया था, ठीक है। चलो, तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ सकता है, ऐसा मत सोचना कभी भी। लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। Let's think about this question, that it is a quasi-judicial constitutional body and the recommendation of this commission are advisory and non-binding in nature. This is the key word you have to understand. This is the key word you have to understand, that these are advisory and non-binding in nature. The first commission was set up in 1951. The original jurisdiction of the Supreme Court does not extend to the matters referred to this commission. Chalo. Let's think about this question for a minute. कुछ दिनों पहले ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस कमीशन को, जिसके चेयरमैन हैं सर फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया नीति आयोग में थे पहले। कौन सा कमीशन है? इट विल बी द फाइनेंस कमीशन। इट विल बी द फाइनेंस कमीशन। किसके अंडर में? आर्टिकल 280 के अंडर में एक क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होता है? व्हाट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी? व्हाट इज अ जुडिशियल बॉडी? जो केसेस को सुनता है और उसका राय दे सकता है, और उसका जो काम होता है, उसका जो मैंडेट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई वर्डिक्ट दे दिया तो वो सुनना ही है, इट इज बाइंडिंग। तुम्हारे लिए भी बाइंडिंग है, गवर्नमेंट के लिए भी बाइंडिंग है वो। तो इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, इसके लिए बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो केसेस को हियर कर सकता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है वो एलोकेशन को लेकर के केसेस को सुन सकता है, और इसका जो भी रिकमेंडेशन होता है वो एडवाइजरी होता है, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर बाइंडिंग होता तो बहुत कुछ चेंजेस आ सकता था, ठीक है। और द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो किसी पे
केस दायर कर सकता है। सुओ मोटो मतलब अपने ही मतलब खुद ही में, अगर कोई केस ना करे किसी केस को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही, सुओ मोटो मतलब खुद ही एक कोई केस रजिस्टर कर लेना और उसको हियर करना। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं कर सकता है। सो द फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर में बना हुआ रहता है। नाउ इंडिया में क्या है नया, जो अब इसमें जो फाइनेंस कमीशन है नया वो बनने वाला है, इसमें याद रखने लायक चीज कुछ कुछ है। क्या है कि जो फाइनेंस कमीशन है इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। 5 लोगों का कमेटी रहता है, चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। इसका काम क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट के जो एलोकेशंस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। जो इंडिया में है, जो फाइनेंसेस हैं, जो स्टेट फाइनेंसेस हैं, उसका 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है हॉराइजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉराइजॉन्टल मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इससे स्टेट्स तक कितना आएगा और स्टेट्स के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ये देता है कौन, इट इज गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन। वो एक रिकमेंडेशन ही करता है बस कि कितना परसेंटेज किस पे देना है, उसका क्या क्या फॉर्मूला होना है, ठीक है। नाउ जो नया वाला कमीशन है इट इज द 16 फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन है अरविंद पनागड़िया, जो नीति आयोग के एक्स सीईओ भी रह चुके हैं, अरविंद पनागड़िया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, देखो इकोनॉमी हो जाए, पॉलिटी हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, इन सभी चीजों से रिलेटेड हो सकता है आपका क्वेश्चन। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सबसे पहला चीज कि क्वेश्चन रेफर कहां से हो रहा है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का रेफरेंस तुमको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ कहां से रहा है ना। ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता है नहीं पता है, क्वेश्चन यही आएगा कोई गारंटी थोड़ी है। मैं थोड़ी कोई एपीएससी में बैठा हूं या यूपीएससी में बैठा हूं। मैं जब क्वेश्चन बनाता हूं या कोई भी जब क्वेश्चन बनाता है करंट अफेयर्स का, तो वो यही सोच के बनाता है कि देयर हैज टू बी सम रेफरेंस पॉइंट जिसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। इस केस में तुमको फाइनेंस कमीशन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम लोग आगे देखें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिगार्डिंग, अब एपीएससी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज राइटर्स एंड ऑथर्स, है ना। क्वेश्चन कोई ना कोई आ ही जाता है। नाउ देयर इज अ बुक, सॉरी देयर इज अ कॉलम जो लिखते थे, कौन लिखते थे? কলমটোর নাম আছিলে কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা, আৰু কোনটো মেগাজিনত লিখিছিলে তেখেতে? জোনাকী মেগাজিনত। ইট ওয়াজ আ রেগুলার কলম হি ইউজ টু রাইট। হু ইউজ টু রাইট দিস? सर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। कैसे रिलेट करोगे? बिकॉज कृपाबर बरुआर काकतर टोपुला वाज अ ह्यूमरस कॉलम। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ was known for his humorous writing style. इकाने किया है कृपाबर बरुआर काकतर टोपुला was a column that was regularly written by श्रीजुत लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ठीक। नाउ रेफरेंस कहां से आएगा इस चीज का? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নামত আমি এটা দিৱস কিবা এটা সেলিব্রেট কৰো। উই সেলিব্রেট আ ডে ইন আসাম। কি সেলিব্রেট কৰো? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ডেথ এনিভার্সারিত সাহিত্য দিৱস। কিহৰ কাৰণে কৰো? আৰু কোনে কৈছিলে আমাক? কোনে মানে কাৰ ৰিকমেন্ডেশন আছিলে টু সেলিব্রেট দিস ডে এজ সাহিত্য দিৱস? সাহিত্য দিৱস সেলিব্রেট কৰাৰ কাৰণে কোনে কৈছিলে? ইট ওয়াজ বিং ৰিকমেন্ডেড বাই অসম সাহিত্য সভা। অসম সাহিত্য সভাই কি কৰিছিলে? ইন দ্য ইয়াৰ 1938 or something ইয়াতে লিখিছিলে তেখেতে 1995 চাগে অসম সাহিত্য সভাই কি কৰিছিলে? they asked to celebrate the death anniversary of Lakshminath Bezborua as the अच्छा
এইটো আৰু এটা ৰেফাৰেন্স আছে, দিছ ইজ এ ৰেফাৰেন্স, ঠিক আছে, আৰু এটা ৰেফাৰেন্স আছে, ৰেফাৰেন্স টু লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাৰ লগত ৰেফাৰেন্স, বাট ইট ইজ মোৰ অফ আ रेफरेंस विथ संबलपुर ओडिशा। एनीवन जो इस क्लास में ये चीज को बोल पाए कि हाउ इट इज रिलेटेड टू संबलपुर ओडिशा एंड लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ? एनी आइडिया? एनीवन? आई जस्ट वांट टू लिसन इफ एनी। संबलपुरत তেওঁৰ ঘৰ আছিল। কিয় আছিল তাতে ঘৰ? কাঠৰ বিজনেস কৰিছিল। Yes, from 1917 to 1937. Very nice. 1917 to 1937 he was involved in a family business of timber business. टिम्बर बिजनेस के चक्कर में वो क्या करते थे, तेखते की কৰিছিলে সম্বলপুৰ ওড়িশাত মহানদী আছে আমাৰ, মহানদীৰ কাষত তেখেতৰ ঘৰ আছিলে, যেটোৰ নাম হৈছে সাধনা গৃহ। साधना गृह, ठीक? These are references. Sadhana Griha. Which of the following personalities has had a house in Sambalpur, Odisha named Sadhana Griha? Question ऐसे भी फॉर्म हो सकता था. So the reference is this. ठीक है ना? ये जो घर है ये रेनोवेट किया गया है by the Odisha government, by the help of Odisha government and Assam government. ठीक है? और ये एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है? And it is been declared as a heritage structure also. সাধনা গৃহ আমাৰ হেৰিটেজ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মানে আমাৰ নেশ্যনেল হেৰিটেজৰ ৰূপত এতিয়া আমি কি কৰিছো তাক ডিক্লেয়াৰ কৰিছো। ঠিক? আচ্ছা, let's move on to another GI tag question from Assam. GI tag question from Assam, that is regarding this. Many friends of mine from outside Assam and outside India also, they request me for this thing, that is Zoha Saul. I need the answer. I don't want to talk about these things. I want the answer. Be a true patriot. Know your land first. जस्टिन बीबर कौन सा गाना गाता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लैंड को जानना। आधे लोगों को देखोगे अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के पड़े हुए हैं। आधे लोग अभी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के पड़े हुए हैं, उनको लेना देना ही नहीं अपने गांव में क्या चल रहा है। तो अपने गांव के बारे में, अपने देश के बारे में थोड़ा सा तो जान लो भाई। लेट्स थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन फॉर 30 सेकेंड। Sir, 2 and 3 are right. Sir, 3, answer 3 is correct. Okay, let's talk about this. Now, Zoha rice is a short grain summer paddy corn. Is it correct? नहीं It's a winter crop. Yes, very nice. मुझे यही तो चाहिए कि मुझे सुनाई ना दे, इतने लोग आंसर करे कि मुझे सुनाई ना दे। I just love this thing. So it's a winter crop. ठीक है? Winter crop मतलब कैसा फसल है? रबी है, खरीफ है, क्या है? Rabi है. Very nice. Now, unlike basmati, it has a sensitive texture and entails high antioxidant. एक institute है, that institute is known as the Institute of Advanced Study in Science and Technology. उसने एक रिसर्च में ये खोज निकाला कि जोहा राइस has the ability to lower blood sugar. It has the ability to lower blood sugar and prevent the onset of diabetes. Diabetes से बचने के लिए it has a very good quality. So it has some antioxidant. And in 2017, that is why असम से जीआई टैग मिला हुआ है जोहा राइस को, जोहा साउल होगा। ठीक? IASST, that is the Institute of Advanced Science and Technology, Advanced Study in Science and Technology ने एक और भी बात बताया था कि it is a very nice source of rice bran oil also. राइस ब्रान ऑयल भी अब मेंस में इसको ज्यादा और ज्यादा हम लोग कंसीडर करके पढ़ेंगे इस चीज को।
बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम में बार बार आना है हम लोगों को. ठीक है, चलो. रिगार्डिंग असम बात करें वेटलैंड्स की. कल ही पढ़ रहे थे क्लास में, कल या परसों, लास्ट डे जब क्लास हो रहा था तब यू गाइस वर स्टडिंग अबाउट द रामसर साइट्स. Ramsar site has something related to the wetlands. Let's think about this question. First, before answering, always try to think about the question. कि question क्या बोल क्या रहा है. It's regarding the wetlands. ठीक है, चलो. Sir, Amrit Sarovar is correct. Wetland are protected under Ramsar Convention is correct. So I'm not sure about edge effect. चलो. Now, wetland contains rich biodiversity due to edge effect. Now, what is edge effect? एनवायरमेंट जब हमने इकोलॉजी पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने बताया था ये चीज कि एज इफेक्ट क्या है. जब दो इकोसिस्टम के बीच में एक कहीं ना कहीं पर एक Transition zone. ट्रांजिशनल जोन है, वहां पर एक एज इफेक्ट होता है. जो इकोटोन जोन होता है वहां पर एक एज इफेक्ट होता है ना. अब ये क्या है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जहां पर लैंड है, और एक एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है. अब जो वेटलैंड्स होते हैं उसका पानी तो कभी भी फिक्स नहीं है, वो तो बढ़ता है घटता है. जब बारिश आया तो यहां के जितने भी जीव जंतु थे सब आकर के, सॉरी एक्वाटिक इकोसिस्टम से सब जीव जंतु आकर के इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आकर के घुस जाएंगे. और जब पानी घट जाएगा तो टेरेस्ट्रियल सिस्टम वाले इकोसिस्टम वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अब जाकर के एक्वाटिक सिस्टम में भी चले जाएंगे. तो इससे क्या होता है कि एक एज इफेक्ट क्रिएट होता है. और जहां पर भी एज इफेक्ट रहता है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे ऑफ सुंदरबन. सुंदरबन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन. सुंदरबन इज अ रामसर कन्वेंशन का. अब वेस्ट बंगाल में दो रामसर साइट है. वन इज द सुंदरबन, अनदर इज East Bengal. समथिंग रिलेटेड टू ईस्ट. ब्रिटिशर्स का देन है बोल सकते हो. इट इज नोन एज द ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स. ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स क्यों है? क्योंकि जब तुम ढलान देखोगे कोलकाता का तो गंगा नदी से विपरीत दिशा में है. कोलकाता का कचरा गंगा नदी में कम जाता है. कोलकाता का जो पानी है वो गंगा रिवर की तरफ, मतलब हुगली रिवर की तरफ कम जाता है. ये जाता कहां पर है? उल्टा साइड में जाता है, टुवर्ड्स द ईस्ट. और ईस्ट के साइड में, जिसको जनरली लोग सॉल्ट लेक बोलते हैं, अगर कभी कोलकाता गए और मां फ्लाईओवर से गए तो मां फ्लाईओवर से लेफ्ट साइड में अगर देखोगे एक लंबा सा स्ट्रेच है. ठीक है, वो दैट प्लेस इज नोन एज द ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स. और कोलकाता का जितना पानी है ब्रिटिशर्स ने और ज्यादा इसमें चैनलाइज किया था. उन्होंने सारा पानी ला करके उस लेक एरिया में डाल दिया, उस वेटलैंड एरिया में डाल दिया. नाउ दिस थिंग इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. Now, wetland contains rich biodiversity due to edge effect is correct. All wetlands are protected under Ramsar Convention. Is this correct? No, sir, not all. It's not all. Very nice. All the wetlands cannot be protected under the Ramsar Convention. All wetlands cannot be protected under Ramsar Convention. कौन से हैं? जो रामसार साइट, रामसार डेजिग्नेटेड साइट्स हैं. আমার অসমৰ এক্সাম্পল লৈ লোৱা. আমাৰ অসমৰ লাৰ্জেষ্ট লেক কোনটো? What is the largest lake in Assam? Anyone? One of the largest lakes in Asia also.
It has been nominated for the Ramsar protection site, जो कि नहीं मिला है due to some reason. Sonbil. People from Kasar, that's Sonbil. Sonbil is the largest lake in Assam, largest wetland in Assam. I must not say lake, it's the largest wetland in Assam. Now, this can be a better Ramsar site than Deeporbil, है ना? But Sonbil has some characters जहां पर लोग रहते हैं, वहां उन लोगों को हटा देना, क्योंकि एक बार रामसर साइट बन जाए तो लोगों को हटा ही देना है वहां से, ठीक है ना? तो all wetlands are not protected under Ramsar site. Sonbil is not protected under Ramsar site. Khilhakobil is not protected under Ramsar site. But they are wetlands. So all wetlands are not protected under Ramsar site. So this is wrong, this is correct. Amrit Dharohar is the initiative to protect wetlands. This is correct. Amrit Dharohar is called the Amrit Dharohar Capacity Building Scheme. जिसमें it is a scheme between the Ministry of Tourism and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, जिसने 2023 के बाद से optimal use of wetlands का बात किया था. So hence statement 3 is correct. ठीक है? और पायलट प्रोजेक्ट के अंदर में 5 अमृत धरोहर साइट्स को डेजिग्नेट किया गया है. कौन से? लिख लो एक बार. चिल्का लेक इन उड़ीसा, अमृत धरोहर के अंडर में. सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, चिल्का लेक इन उड़ीसा, भितरकनिका मैनग्रोव्स in Odisha. This is in Odisha. Sultanpur is in Haryana. ठीक है? There is a place called Sirpur in Madhya Pradesh and Yashwant Sagar in Madhya Pradesh. So these are the 5 places that are designated as protected site under the Amrit Dharohar scheme. ठीक है? Under the Amrit Dharohar scheme. ठीक है? चलो अभी थोड़ा सा पढ़श्रावल बनते हैं सब कोई. पढ़श्रावल क्यों बनेंगे? सबको मेरे साथ में एक साथ में बोलना है, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र बोलो. क्या है ये? सालहर, पनहल और सिंधुदुर्ग. Salhar, Panhal and Sindhudurg. Sindhudurg is a reference of this question. इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है वो सिंधुदुर्ग से ही आता है, बिकॉज सिंधुदुर्ग, बोल दूंगा तो आंसर ही हो जाएगा. सिंधुदुर्ग इज ए फोर्ट. दुर्ग माने फोर्ट. हाँ, ऑफ कोर्स. वाओ, वेरी नाइस रेफरेंस. दुर्ग मींस फोर्ट. नाउ सिंधुदुर्ग फोर्ट में नेवल एक्सरसाइजेस हुआ था इस बार, है ना? मिलिट्री एक्सरसाइज जो है सिंधुदुर्ग फोर्ट के आसपास किया गया था. इसीलिए क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जय महाराष्ट्र मैंने क्यों बोलने के लिए बोला? बिकॉज ये तीनों जो फोर्ट है ये मराठा किंगडम के अंडर में फोर्ट्स थे. मराठा किंगडम में शिवाजी के अंडर में फोर्ट्स थे. और इसमें से जो पन्हला तो 1827 तक, शायद टिल 1827 इट वाज मराठा कैपिटल, है ना? अब टिल 1827 इट वाज मराठा कैपिटल. और जो सेलहर, जो मेरा, अब इसमें मैं क्यों लिख रहा हूं, जो सेलहर फोर्ट है ये एक्चुअल में क्या है, ये कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन, अगर किसी को याद है महाराष्ट्र का, व्हाट इज सेलबरी? सेलबरी इज द माउंटेन रेंज. हाँ, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन, वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं, शायद इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन महाराष्ट्र. देखना पड़ेगा एक बार. माउंटेन रेंजेस में सह्याद्री माउंटेन्स में है,
ठीक है। और ये तीनों, अब अगर देख लो तो सलहर इज इन महाराष्ट्र, पन्हला इज अ पोर्ट दैट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, और सिंधुदुर्ग इज अ पोर्ट दैट इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र और अरेबियन सी के पास है। वहीं पर क्या हुआ था, इस बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुआ था, इसीलिए तीनों आर इन महाराष्ट्र। ठीक है। और ये जो है सिंधुदुर्ग इज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। चलो बात करते हैं एक आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के बारे में, इंपॉर्टेंट टू दी नॉर्थ ईस्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर। क्या है? डॉली इज हेयर। डॉली होती तो बोल पाती, शायद बोल पाती। ऑफ कोर्स इट्स मणिपुर। मेते लोगों का फेस्टिवल है। हाँ, मेते लोगों का है। There are only Answer, two ही answer correct 2 होगा is in this correct. case. यस, ओनली टू Yes, स्टेटमेंट्स आर। answer 2 is correct. हाँ हाँ हाँ, Answer 2 is correct. यस आंसर। Mass education and entertainment. चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस फ्रॉम, थोड़ा सेंसिटिवली इसके बारे में बात करें तो अच्छा रहेगा। क्यों है? ऑफ कोर्स इट्स नॉट फ्रॉम मिजोरम, इट्स फ्रॉम मणिपुर। द रेफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द मणिपुर वायलेंस। क्यों है? बिकॉज पहला थिंग इज वेरी सेंसिटिव, बिकॉज जो थिएटर आर्टिस्ट्स हैं वो अभी धीरे धीरे उस थिएटर से निकल करके अब वो लोग अलग अलग प्रोफेशन में जा रहे हैं। तो जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि धीरे धीरे ये आर्ट फॉर्म शायद ऑब्सोलीट ना हो जाए। दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, जो दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां शुमंग लीला के थ्रू ही, थ्रू दैट थिएटर फॉर्म ऑफ आर्ट, लोगों ने इस प्रोटेस्ट को दिखाया था। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जनरली जो फीमेल रोल्स होते हैं, द फीमेल रोल्स इस शुमंग लीला में, दे आर जनरली बीइंग एक्टेड अप बाय ट्रांसजेंडर एक्टर्स, है ना। इसमें हम लोग कितना इंक्लूसिव है ये चीज, इस चीज को देखोगे तो वेरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दिस द रोल्स ऑफ वुमेन वर प्लेड बाय मेन। अब उसमें मेन का एक नाम रहता है। दोज मेन जो फीमेल का रोल अदा करते हैं, जो फीमेल जो वुमन का रोल है वो जब अदा करते हैं, उनको बोला जाता है नुपु शबीस। तो जनरली ट्रांसजेंडर्स जो इस रोल को निभाते हैं, और अगर मेल इस रोल को निभाए, दे आर कॉल्ड नुपु शबीस। ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा आया है, इंपॉर्टेंट चीज है। और एक मेइतेई कम्युनिटी का एक, ये जो इतना बड़ा सुंदर सा एक थिएटर आर्ट फॉर्म है, इट इज, बोला जाता है कि ये डिसेंड हुआ है लाई हराओबा, इस चीज से इसका हम लोग डिसेंड कर सकते हैं। सो इट्स अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर इन विच इट इज ओरिजिनेटेड इन मिजोरम, बट इट इज नॉट, इट इज ओरिजिनेटेड इन मणिपुर। ठीक है। और इसमें दोनों चेंज करके होता है। मेल जो है वो फीमेल का रोल अदा करते हैं, जो फीमेल होते हैं वो मेल का रोल अदा करते हैं। इट वाज स्टार्टेड एज अ कॉमिक जनर फॉर कॉमिक जॉनरा में, ये फॉर रॉयल्टी के लिए, राजाओं के सामने ये किया जाता था इन पवेलियंस, एंड फॉर मास एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज था इसमें, हाँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ शुमंग लीलास। एक होता है दी नुपा शुमंग एंड नुपी शुमंग। ठीक है। नुपा एंड नुपी। नाउ नुपा शुमंग जिसमें ओनली मेन रहते हैं, नुपा लड़का होता है। हाँ, एंड नुपी इज ओनली वुमेन और फीमेल।
व्हाट इज दिस नूपा मीन्स? नूपा का मतलब क्या होता है? नूपा मतलब लड़का, नूपी मतलब लड़की। अच्छा, मतलब लिटरली भी यही है क्या मतलब उसका? हाँ लिटरली ये है, मतलब लड़का लोग को नूपा कहते हैं, लड़की लोग को नूपी। गर्ल एंड बॉय, गर्ल इज नूपी, बॉय अच्छा, इज नूपा। वाह, वेरी नाइस. I want my class to be like this. I just love you guys. चलो, ठीक है. So these are the questions जो कि आप रेफरेंस जो पॉइंट है उसको इन सब क्वेश्चन में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, चलो, लेट्स टॉक अबाउट. थोड़ा सा बात करते हैं नेशनल पार्टी स्टेट पार्टीज का. नेशनल पार्टी स्टेट पार्टीज का बात करें तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, थोड़ा सा देखो, सोचो. क्योंकि नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज का कॉन्सेप्ट इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो चीज के लिए. दो चीज के लिए क्या है? एक तो इस चीज के लिए जिसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, जो रेफरेंस है इसका, दैट इज इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर. दो पार्टीज है महाराष्ट्र में जिनका दो फैक्शन हो गया और उसके बाद उसका जो सिंबल है वो किसी एक दूसरे को ही हो गया, जिस जो फाउंडर था उसको मिला ही नहीं वो. फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज है, बता सके कोई कौन से दो पार्टीज है जिनको सिंबल्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उनको. शिवसेना डिवाइड हो गया ना। हाँ, शिवसेना हो गया. चलो, एक तो एकनाथ शिंदे वाला हो गया, एक उसके फाउंडर का बेटा मतलब उद्धव ठाकरे वाला हो गया. एक शिवसेना हो गया. एक दूसरी पार्टी और है महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले जिनके हेल्प से जिनका पलटी मार दिया, जिसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है अभी वही है, उनके ही पार्टी के हैं. एनीवन? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डायनेस्टीज ऑफ दिस कंट्री. एक ऐसे इंसान जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को, आई एम गोइंग टू से दिस इन पब्लिक, जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को बर्बाद किया है इस देश में. एनीवन नोज दिस पर्सन? If something happens to me, let it happen. I'm a great football lover, but Indian football को बर्बाद करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, मैं बताऊंगा. That person is called? फडणवीस. Hmm? फडणवीस है ना अभी? नहीं. It's NCP. शरद पवार. And that person is प्रफुल्ल पटेल, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं. प्रफुल्ल पटेल वॉज दी चीफ ऑफ इंडियन फुटबॉल, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF के चीफ रहे हैं बहुत सालों तक. तब भी देश का फुटबॉल का कुछ नहीं हुआ है. अभी तो चलो चेंज हो गए हैं. एनसीपी और शिवसेना में सिंबल अलॉटमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ा झमेला हो गया था, बिकॉज इन दोनों पार्टीज में से एक बड़े बड़े फैक्शन, जो मैंने एंटी डिफेक्शन के टाइम पे एक बात किया था कि अगर लार्ज फैक्शन ऑफ मेंबर्स किसी एक पार्टी से निकल जाए तब वो एंटी डिफेक्शन नहीं कहलाएगा. सॉरी, एंटी डिफेक्शन, तब वो डिफेक्शन नहीं कहलाता है. बिकॉज ऐसा तो नहीं, एक दो लोग अगर अलग हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर एक लार्ज फैक्शन किसी एक पार्टी से अलग होकर के अपना क्लेम करे कि मैं ही वो पार्टी हूं, जैसे एकनाथ शिंदे को सिंबल मिला शिवसेना वाला, उसी तरह जो अजीत पवार फैक्शन है एनसीपी का, जो अजीत पवार है, शरद पवार के भाई हैं. अब शरद पवार हैं, अजीत पवार है, बेटी का नाम क्या है, उनकी बेटी भी MP है, सुप्रिया सुले. ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लोग हैं. तो एनसीपी का भी अभी कुछ दिनों पहले यही केस हुआ था. अभी अगर बात करें हम लोग इसका, तो देखोगे कि जो नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को लेकर के भी इस पे बातें किया गया है इस क्वेश्चन में. स्टेटमेंट 1 को देखोगे तो क्या है, देखो, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और नेशनल पार्टी एज पर द क्राइटेरिया लिस्टेड इन सेड ऑर्डर. सेड ऑर्डर मतलब कौन सेड ऑर्डर देता है? ये ऑर्डर देता कौन है? ये ऑर्डर देता कौन है? ये ऑर्डर इलेक्शन कमीशन देता है. नाउ इलेक्शन सिंबल्स जब प्रोवाइड किया जाता है, सो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, उसको जो सिंबल दिया जाता है या स्टेटस दिया जाता है कि कोई एक पार्टी स्टेट पार्टी है या कोई एक पार्टी नेशनल पार्टी है, उसको अकॉर्ड किसके तहत किया जाता है? इसी के तहत किया जाता है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. तो स्टेटमेंट 2 है मेरा. स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय द इलेक्शन सिंबल्स. और जो ये जो ऑर्डर है, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे एक्ट्स हैं.
Is it correct? This is wrong. रजिस्ट्रेशन होने के बाद सिंबल मिलेगा ना, रजिस्ट्रेशन सिंबल के साथ कैसे होगा? हो सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज गवर्न्ड बाय इलेक्शन सिंबल से। अब ये क्या इससे गवर्न होता है? ऑफ कोर्स वेदोत्तरी का कॉन्सेप्ट भी सही है कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद ही सिंबल होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके अंडर में होता है? इलेक्शन कमीशन करता है रजिस्ट्रेशन। कौन सा एक्ट है? इट इज सेक्शन, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन करेगा, सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसके तहत ये होता है। सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है वो उसके तहत ही, सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट उसके अंडर में ही होता है। ठीक है, इट एम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा उसको भी अगर देख लोगे बाद में तो इजीली हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, अगर पीपल रिलेटेड टू रेलवेज शुड नो दिस थिंग, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। एनीवन? सी होगा सर। सी? हाँ, ऑफ कोर्स, नन्हे फरिश्ते हैं, रेस्क्यू चिल्ड्रन है, ऐसा वाला रेफरेंस है क्या? हाँ, चलो ठीक है, नाइस वन, ऐसे भी आंसर हो सकता है। सो इट्स अ ड्राइव दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस। इट इज बीइंग डन बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस, जो क्या करते हैं कि इससे पहले ये काम आरपीएफ एक दूसरे उसके मदद से करता था, दैट इज कॉल्ड द चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन इज एन इंस्टीट्यूट जो कि इस काम में हेल्प करता था ना। आरपीएफ ने एक ड्राइव चलाया है जिसमें जो बच्चे होते हैं, रेस्क्यूड चिल्ड्रन होते हैं, उनको उनके फैमिली के साथ मिलाने का। ठीक है, वरना बाकी तो उनको होम में डाल दिया, बस काम खत्म हो जाता था। इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा मिला है उसको होम में डाल दो तो आरपीएफ का काम खत्म। अभी क्या है कि इसमें आरपीएफ लोगों को उसकी फैमिलीज के साथ मिलाने के लिए भी कोशिश करेंगी। लेट्स टॉक अबाउट वन कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम लोगों ने शायद जब नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ रहे थे रिगार्डिंग असम, तब हम लोगों ने डील किया था कि विद रेफरेंस टू पिग्मी हॉग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड पिग इन द वर्ल्ड। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इज इट करेक्ट? हम लोगों ने पढ़ा था, कहां पे मिलता है इसका, एक बताओगे कहां पे मिलता है? वेयर वी कैन फाइंड इट इन असम? मानस नेशनल पार्क यस यस, मैं कोई सुलूक कहते में मिलता है। हाँ, मानसत पाओ मी मानक नेशनल पार्क पाओ। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज द स्मॉलेस्ट। इज इट द स्मॉलेस्ट? यस, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द रेयरेस्ट स्पीशीज। जो जेनस होता है, जो टर्मिनोलॉजी में जो जेनस होता है उसमें जो इसका जो साइंटिफिक नेम है, इट इज कॉल्ड दी पोर्क्यूला सल्वानिया। पोर्क्यूला सल्वानिया जो होता है ये उसका साइंटिफिक नेम है। और जो जेनस होता है, जेनस इज नोमेनक्लेचर जो होता है, उसमें जेनस का जो पार्ट होता है उसमें पोर्क्यूला में एक ओनली स्पीशीज लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड है। ठीक है, और दूसरा चीज कि इट इज एन इंडिकेटर स्पीशीज एट इट इज प्रेजेंट रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ मैनग्रोव हैबिटेट्स। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? नाउ दिस इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट और रॉन्ग? Wrong. Why wrong? Why it is wrong? मैनग्रोव्स में तो रहता नहीं है, ये रहता होता तो फिर मानव होता আমি নাপালো হয়। Grassland और থাকে, tall grasses, we need tall grasses, very nice, tall grassland, or of course it's an indicator species. This is right, it is an indicator species as its presence reflects the health of taller grasslands, not mangrove habitat.
tall and wet grasslands. ठीक है, और the IUCN has listed pygmy hawks as critically endangered, मैंने बताया भी था. It is जो रेड लिस्ट है IUCN का, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. एंड शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंडर में भी ये आता है, पिग्मी हॉक्स आते हैं. ठीक है, सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, नाउ एक डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोग कर सकते हैं कि केसेस जो हैं, लिली थॉमस का केस है, इट इज, अच्छा मैंने बता ही दिया क्या आंसर, थोड़ा सोच लो फिर भी. क्या है? लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2013, वो फिर से न्यूज में था. किसको लेकर के था? So it was related to the disqualification of parliamentarians. जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब देखो 2 कानून है देश में जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है. एक है द एंटी डिफेक्शन लॉज, एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कि अगर तुमने इलेक्शन पे कोई धांधली किया है तो. जिसके प्राइम एग्जांपल कौन थे? इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाया था उन्होंने, उसका वन ऑफ द रीजन था कि इलाहाबाद कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था कि उन्होंने इलेक्शंस में गलत चीजों का सहारा लेकर के इलेक्शन जीता है. उसके बेसिस पे जब इलाहाबाद कोर्ट में वो कन्विक्टेड हो गए, तभी रातों रात उन्होंने इमरजेंसी लगवा दिया था. बट टू कम टू दी राहुल गांधी केस, फिर से वही चीज आया, डिस्क्वालिफिकेशन, है ना. तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्रियंस में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि while the law had initially provided for a pause on disqualification, if an appeal against the conviction was filed before a higher court, तब गवर्नमेंट ने बताया था, गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 8 का 4 था उसको रिपील कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, सेक्शन 4 का जो 8 था उसका, सेक्शन 8 का 4 उसको रिपील कर दिया था. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 8 का सब सेक्शन 4 था. ठीक है, उसमें यह बताया गया था कि उसमें कन्विक्टेड होने के बाद, अगर कोई कन्विक्टेड है किसी केस में, तो उसको 3 मंथ का समय दिया जाता था. राहुल गांधी को 3 महीने का समय दिया गया था क्या? राहुल गांधी को 3 महीने का समय दिया गया था क्या कोर्ट में जाने के लिए? पहले डिस्क्वालीफाई हुआ, उसके बाद बंदा कोर्ट में गया ना. पहले डिस्क्वालिफिकेशन से पहले 3 महीने का समय मिलता था, वेयर ही कैन अपील टू एनी कोर्ट. अब ऐसे तो कोई भी अपील करता रहे, पहले डिस्क्वालीफाई हो, 3 महीने के बाद करे वो. अब 3 महीने में अगर इलेक्शन आ जाए तब क्या होगा? Isn't it? अगर मानो 3 महीने के बाद इलेक्शन है फिर से, अब 3 महीने पहले वो बंदा, जैसे बजट सेशन में कोई बंदा अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए, मतलब कोई बात से कन्विक्टेड हो जाए, तब उसको डिस्क्वालीफाई ना करे, 3 महीने के बाद तो इलेक्शन ही आ जाएगा, तो फिर उसको डिस्क्वालीफिकेशन का फायदा क्या हो रहा है? सो देन एंड देन हम लोग को डिस्क्वालीफाई करना है, देन उसके बाद ये सब चीजें वहां पर डिस्कस होंगी. चलो ये तो हो जाएगा. एक क्वेश्चन नंबर 36 में देख सकते हो कि ये वाला चीज, इसका रेफरेंस क्या रहेगा? इसका रेफरेंस रहेगा सिक्किम वाला फ्लड एंड हिमाचल प्रदेश वाला जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड था. क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो. क्वेश्चन नंबर 36, विथ रेफरेंस टू ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एडवांसिंग ऑफ ग्लेशियर्स. एडवांसिंग ऑफ ग्लेशियर मतलब आज ग्लेशियर यहां पे है, सोचना, सोचने के बाद आंसर देना. मान लो आज ग्लेशियर यहां पे है, कल को ग्लेशियर यहां आ गया है, परसों ग्लेशियर यहां आ गया है. सोचना, सोच के आंसर देना. हाँ सोचो थोड़ा सा. हाँ उल्टा होगा ना, कि जब बाकी लोग सहमत है कि नहीं कि उल्टा होगा तभी पानी बढ़ेगा ना. सो इट कैन नॉट बी एडवांसिंग ग्लेशियर. एडवांसिंग ऑफ ग्लेशियर मतलब होता है ग्लेशियर का आगे की तरफ आना. ये तो फिर तो खुश होना चाहिए हम लोगों को, ग्लेशियर फॉर्मेशन हो रहा है यार, है ना.
ग्लेशियर फॉर्मेशन में हम लोगों को तो खुश होना चाहिए था, ठीक। नाउ तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एडवांसिंग रॉन्ग, इट विल बी रिट्रीटिंग, इट विल बी रिट्रीटिंग ग्लेशियर, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना। बाकी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आर जनरली रैपिड इवेंट्स, ऑफ कोर्स दे आर रैपिड इवेंट्स, अचानक ही आते हैं, एंड दे रिजल्ट इन लार्ज डाउनस्ट्रीम रिवर डिस्चार्जेस, ऑफ कोर्स तीस्ता रिवर में हम लोगों ने देखा। सो ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है, ठीक है। एक स्कीम के बारे में बात करना जरूरी है रिगार्डिंग पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे है, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि स्कीम, व्हाट डज इट्स रिलेट टू? स्वनिधि स्कीम, सर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्या? स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। सर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अभी आ रहा होगा। अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो उसका एम भी पता हो जाना चाहिए। इफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट तो उसका एम क्या है स्वनिधि स्कीम का? कोविड-19। मुद्रा लोन, हाँ मुद्रा लोन के जैसा ही है ये। मुद्रा लोन तुम स्टार्टअप में मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, बट स्वनिधि स्कीम के अंडर में कोलैटरल फ्री। व्हाट इज कोलैटरल फ्री? जिसको हम लोग सीधा भाषा में गारंटी बोल देते हैं। कोलैटरल इज किसी भी लोन में जो गारंटी होता है उसको कोलैटरल बोलते हैं। ये कोलैटरल फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा टू स्ट्रीट वेंडर्स। मुद्रा और इसमें यही अलग है कि इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? जो छोटे छोटे, जो बंधन बैंक किया जाता था। जैसे तुम अभी जाओगे बैंक में, तुमको 10,000 रुपया लोन मिलेगा, कोई देगा 10,000 रुपया बैंक से लोन? नहीं देगा। बट अंडर दिस स्वनिधि स्कीम गवर्नमेंट क्या करेगा? स्ट्रीट वेंडर्स को ये चीज देगा। अब ये क्यों? क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे जब 2020 में ये जो स्ट्रीट वेंडर्स अफेक्टेड हुए थे उनको फिर से रिवाइव करने के लिए, ठीक है। पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000 का लोन उनको कोलैटरल फ्री मिलेगा। यही स्कीम का मेन उद्देश्य है। तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट और नॉट? अगर एमएसएमई करेगा ये चीज, सोचो एक बार, अगर एमएसएमई करता फिर तो ये मुद्रा लोन के अंडर में आ जाता। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई अगर करता फिर तो मुद्रा के अंडर में आ जाता। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ क्या? स्ट्रीट वेंडर से किसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? किसको? स्ट्रीट वेंडर्स जनरली कहां पर होते हैं? चलो ये बता दो। एबिलाक मोमो समोर दुकान में स्ट्रीट वेंडर यहाँ तो धरी लो बोला ए मोमो समोर दुकान बिला कत दिए मानु गाँव दिए गाँव किमान तुम्हें दुकान देखा बाबा एने नहीं। सो स्ट्रीट वेंडर्स का काम जनरली अर्बन सिनेरियो में दिखा जाता है। रिलेट करो चीजों को, कैसे रिलेट करोगे देखो। सो इट इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है ना। रिलेट करना चीजों को तो आसानी से याद रहेगा, देखना अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है।
As per recent data, Sikkim has disbursed the maximum number of loans under the scheme. Is it possible? सिक्किम अगर पूरे जनता को भी दे दे तो भी शायद पॉसिबल नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को दिया गया और सिक्किम इज द लोएस्ट. सिक्किम ओनली 1 लोन दिया है सिक्किम ने स्वनिधि स्कीम के अंडर में. ठीक है, इट्स अ वेरी एस्टॉनिशिंग फैक्ट दैट ओनली 1 लोन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द स्वनिधि स्कीम बाय, नॉट करेक्ट में आ जाएगा 2 and 3. ठीक है, करेक्ट होता तो फिर बात कुछ और होता. चलो आगे बढ़े तो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि बजट में भी इस बार डिस्कस हो चुका है ना. इस बार के बजट में भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज द सर्वाइकल कैंसर. ठीक है, सर्वाइकल कैंसर बात करें, कौन सा होगा इसमें से आंसर? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया. हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, बनाया है. इट इज द ए, द सर्वावैक. और ये वैक्सीन इट्स एन HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ऐसा ही कुछ था ना, ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही है. मैं क्यों खुद पे शक कर रहा हूं. इट्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं इसको, HPV वैक्सीन बोला गया है इसको. इट इज अ सर्वावैक वैक्सीन. इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट. इट इज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट. ठीक है, जिसको एक्चुअली इट इज रिकमेंडेड कि किनको देना है ये, टू गिव दिस डोज टू गर्ल्स बिटवीन 11 to 14 के बीच में दिया जाए तो बेस्ट काम करता है ये बोला जाता है. ठीक है ना. उसके बाद दो इट कैन बी गिवन as early as 9 years of age also. ठीक है, it is going to be a remarkable achievement for India against cervical cancer, जिसको बजट में भी इस बार बात किया गया इसको लेकर के बार बार कि सर्वाइकल कैंसर को हम लोग कैसे डील करेंगे. ठीक है, और 26 इयर्स के बाद अगर कोई 26 इयर्स का ज्यादा एज है तो उसको ये वैक्सीन रिकमेंड नहीं किया गया है. ये वैक्सीन उनके लिए नहीं है. ठीक है, सो इट इज सर्वावैक. चलो एक चीज जिसको ना किसी ने, मैंने तो किसी को नहीं देखा इस चीज को डील करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को डील करते हुए. मैं इस क्वेश्चन को एक बार क्लास में ऐसे ही डिस्कस करते करते बोल दिया था मैंने. ये वाला चीज क्या है ये? एक दिन मैं ऐसे ही बोल रहा था शायद क्लास में, है ना. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट्स गुवाहाटी. हाँ, मैं जब गया था मेरे को लगा था कि ये है, ये पता ही नहीं था किसी को, मतलब ये हो रहा है. इट वाज नॉट ऑन द न्यूज ऑल्सो. ठीक है, डिफरेंस है वही कि गुवाहाटी में हुआ है. एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट है इन तोकलाई. तोकलाई में कौन सा इंस्टीट्यूट है? टी रिलेटेड एक एसोसिएशन है इन तोकलाई. इट्स कॉल्ड द TRA और द टी रिसर्च एसोसिएशन. इसका और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिल करके उसका जो इंटर गवर्नमेंटल फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर के जो इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी है उसको यहां पर गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज हुआ था. 25 है ना, फरवरी में हुआ था ये. ठीक है, और इसी के तहत इंटरनेशनल टी डे कब होता है? व्हेन इज इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई. ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई. चलो आते हैं अपने काम की चीज में. अपने काम की चीज मतलब एग्जाम से बाहर भी ये हेल्प करेगा तुमको. दैट इज मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम क्योर करने से टू.
Anyone? Option 1 is correct or wrong? तो 2 लाख रुपए तो देते हैं चलो पहला तो करेक्ट है, मान लिए. एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए. ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स को बढ़ाने के लिए ये है, दिस इज करेक्ट. अब मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम, इट विल बी गिवन टू सिटीजन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया. थोड़ा खटकता है, नहीं खटकता है? फिर तो पूरा दुनिया उठ के यहीं आ जाएगा. ऑफ कोर्स इट विल बी गिवन टू असम. और किसी भी सिटीजन को मिलेगा क्या? ये असम में भी किसी भी सिटीजन को मिल सकता है क्या? नहीं. इसमें 2 स्टेजेस है. एक 2 लाख वाला स्टेजेस है जिसमें 10th पास SC ST OBCs को मिलेगा. टेक्निकल नॉलेज यानी कि पॉलिटेक्निक है, ITI है, वोकेशनल डिग्रीज हैं, उनको मिलेगा. जो 5 lakhs है वो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को मिलेगा. फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना, जो फिशरी या एग्रीकल्चर, वेटरनरी, इन सब में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें लोगों को ये वाला जो 5 lakhs वाला फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिलेगा. एन एप्लीकेंट शुड बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम टू अवेल इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 2 lakhs to 5 lakhs. ठीक है ना? सो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट. एक और कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, दैट इज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको क्लास में भी डिस्कस किया है, जब इकोनॉमी का हो रहा था सर ने भी डिस्कस किया है, मैंने भी जब करंट अफेयर्स का सेशन में दिया था तब मैंने भी डिस्कस किया था इस चीज को कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक तो ऑक्सफोर्ड का है ना, एक तो ऑक्सफोर्ड यूएनडीपी का है, वो तो अलग है, दैट इज द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना. जो ऑक्सफोर्ड और यूएनडीपी का जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसी के जैसा नीति आयोग का भी एक है, जिसमें हम लोग इंडिया का देखते हैं. क्या है इसमें? ग्लोबल, उसमें 3 क्राइटेरियाज क्या क्या थे, डायमेंशंस क्या क्या थे, याद है किसी को? 3 डायमेंशंस थे उसमें. हेल्थ, अगर याद है तो. उसके बाद एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसके बेसिस पे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया जाता है. ठीक है. और उसी उसी इन्हीं तीन चीज के अंडर में फिर 12 इंडिकेटर्स और है, दे आर कॉल्ड डायमेंशंस. एंड ये जो इनके अंडर में जो आएगा, दे आर नोन एज दी 12 इंडिकेटर्स, जिसके थ्रू क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया में बनाया जाता है. कौन बनाता है इंडिया में? कौन है? ऑफ कोर्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर मेजरिंग द एमपीआई इन इंडिया. India's MPI has 3 equally weighted dimension: health, education and standard of living. Equally weighted है क्या? देखो, डराने के लिए इतना ही काफी है. एक अंडरलाइन कर दूंगा स्टेटमेंट, सोचते रहे है क्या, नहीं है. ऑफ कोर्स है. ग्लोबल एमपीआई में भी इक्वली वेटेड है. तो देंगे. हाँ, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो इक्वल इंपॉर्टेंस था. ऑफ कोर्स दिस इज द थिंग. इक्वल वेटेज ही देना है. अभी हेल्थ थोड़ा ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन कम है, ऐसा तो नहीं है. किसी को तुमने एजुकेशन दे दिया, उसको हेल्थ ही नहीं दिया, फिर एजुकेशन किस काम का? किसी को पूरा हेल्थ देकर रखा है, एजुकेशन ही नहीं दिया, तो फिर पूरा हेल्थ बर्बाद करके बैठ जाएगा 2 दिन बाद, है ना. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब फर्स्ट एवर एमपीआई जो है वो कब रिलीज किया गया है? 2021 of COVID. Yes, COVID or time out. First time in 2021 after this first wave of COVID, फर्स्ट टाइम नीति आयोग ने इसको रिलीज किया गया था. अब कोई सोचेगा कि कोविड में फिर कैसे काम किया? कोविड में काम नहीं किया, 2017 से ही इसका काम स्टार्ट हो गया था. ठीक है. और ये किसके बेसिस पे करता है? एमपीआई जो किया जाता है वो एक्चुअली किसके बेसिस पे होता है? अलग से एमपीआई के लिए तुम्हारे घर में लोग आते हैं क्या? कभी देखे हो? नहीं होता है. इट इज बीइंग डन बाय दी NFHS. और अभी जो एमपीआई किया जाता है, इट इज डन अंडर दी NFHS 4. और दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो किया जाता है, उसका जो चौथा वर्जन है, उसके बेसिस पे ही आजकल ये किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ डिजास्टर दैट वी saw
in Uttarakhand. उसका ही रेफरेंस आएगा इसमें कि which of the following is not a part of the Char Dham all-weather road connectivity project. I have discussed this in class. What will be the answer of this question? सब साथ में बोलेंगे. वैष्णो देवी. It's वैष्णो देवी. क्यों? चार धाम मतलब क्या क्या? It's बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हाँ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री. ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चार जो है चार धाम का पार्ट होता है. इसको कनेक्ट करने के लिए एक चार धाम ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा था, जिसका एक टनल था. कहां पर? उत्तराखंड में एक टनल में जब लोग फंस गए थे. इट इज ऑफ दैट पार्ट एंड द सेम थिंग. ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर किसी को पता है तो चलो बताओ मेरे को, कोई एक जन, मैं सुनूं, थोड़ा सा गले को शांति दो. ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, बता पाओगे? মেঘালয়ৰ পৰা মানুহলৈ গৈছিলে ন? এই মানুহ লোৱাটো কিন্তু বেলেগ. মানুহ দিল্লীৰ পৰা লৈ গৈছিলে. তাতে কিন্তু ৰেট হোল মাইনিং থ্ৰুৰ আমি ৰেস্কিউ প্ৰচেছটো কৰিছিলোঁ. তাতে আমি কৰিছিলোঁ বুলিলে আৰু বেলেগ হৈ যায়. সিহঁতে কৰিছিলে, আমি আৰু ক'ত কৰিম এইবিলাক. চ' ৰেট হোল মাইনিং ইজ প্ৰিভেলেণ্ট ইন ক'ত? मेघालय. इट वॉज प्रिवेलेंट इन मेघालय इन कोल माइनिंग में. ठीक है, और इसको लेकर के एक केस भी हुआ था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में. नॉट ओनली फॉर रैट होल माइनिंग, फॉर कोपिली रिवर में जो पॉल्यूशन हो रहा है ड्यू टू रैट होल माइनिंग, उसको लेकर के भी ये केस ग्रीन ट्राइब्यूनल में गया था. उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था रैट होल माइनिंग को. बट उस बैंड प्रोसेस के थ्रू ही हम लोगों ने ये जो घटना उत्तराखंड में हुआ था, टनल कोलैप्स, उसको हम लोगों ने वहीं पर डील किया था. एक क्वेश्चन जो कि अभी शायद इरिलेवेंट हो जाएगा, पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, दैट इज रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स. अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब पैसा वैसा वापस दे दे तो फिर मजा आ जाए पार्टी वगैरह. अगर फिर सबके अकाउंट में 15-15 लाख मोदी जी ने बोला था ना, तो वही अभी भी होना चाहिए. सब पार्टी क्या करें, अपना वो दे दें, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा वापस दे दें, तो सबके अकाउंट में एटलीस्ट 15-15 रुपए तो आएगा, ज्यादा ही आ जाएगा उससे. ठीक है, चलो चुपचाप रहो, ज्यादा बोलो मत. ज्यादा बोलोगे तो मार दी जाओगे. चलो, यूनिफॉर्म सिविल कोड. क्वेश्चन में थोड़ा सा डायमेंशन एक अलग होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं. डायमेंशन क्या अलग होगा? प्रिया ने भी मुझसे पूछा था कि सर इज इट करेक्ट और रॉन्ग? At present, Goa is the only India state that has implemented UCC. It is right or wrong? Yes, sir. Now, at least for now, हाँ, वही उत्तराखंड वाला बात आ जाएगा. बट अभी कोई बोलेगा सर उत्तराखंड ने इम्प्लीमेंट तो किया नहीं. Yes, लेकिन sir. लेकिन लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हैज स्टार्टेड. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इन उत्तराखंड हैज स्टार्टेड. अब तुमको बोल के तो इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, धामी साहब. ठीक है ना, पुष्कर धामी, बोल ही दिया. चलो ना, उत्तराखंड तो गोवा के साथ साथ उत्तराखंड विल बी देयर आल्सो. ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना. यूसीसी इज मेंशन्ड इन द डीपीएसपी ऑफ पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट? सर डीपीएसपी पे तो है सर. ऑफ कोर्स डीपीएसपी में मेंशन है. बहुत लोग सोचते हैं शायद डीपीएसपी में मेंशन नहीं है ये. सो इट इज मेंशन्ड इन डीपीएसपी ऑल्सो. ठीक है, कौन से आर्टिकल में? इन आर्टिकल 44, जिसमें यूसीसी का बात बोला गया था. ठीक है, एंड एज अ यंग जनरेशन जो इंडिया में रह रहा है, उसको तो इस चीज को सपोर्ट ही करना चाहिए शायद. लेकिन हाँ, उसके साथ साथ बहुत अलग अलग चीजों को संभालना भी पड़ेगा इस देश को. लेकिन यूसीसी इज द नीड ऑफ द आवर, होना तो चाहिए. আমার মুখ্যমন্ত্রীও কৈছে হিন্দিত কৈছে, জানি বুঝি কৈছে, ताकि মানুহ বুঝি পায় অকমান. এইটো করা पैराशूट गेको. अगर किसी को इसका एक्चुअल नाम पता है, जो नाम साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस स्पीशी को दिया है, तो नाम बता दोगे? आंसर इसका पता चल जाएगा इफ यू नो दिस स्पीशी. उसका जो नाम दिया गया है साइंटिफिक कम्युनिटी में, जो नाम दिया है उसको. Anyone?
चलो सबसे पहला चीज बता दूं, इस स्पीशी को नाम दिया गया है गेको मिजोरामेंसिस। व्हाट इट, इस स्पीशी को नाम दिया गया है द गेको मिजोरामेंसिस। ये कहां पर मिला है, कहां पर मिला है? 2022 में लुआंगतलाई, लुआंगतलाई इज अ प्लेस वेरी नियर टू बांग्लादेश बॉर्डर इन मिजोरम। वहां पर हम लोगों को ये चीज देखने को मिलता है। 2022 में गेको मिजोरामेंसिस बोल करके गेको मिलता है। अब गेको का ये नाम पैराशूट गेको क्यों पड़ा है? बिकॉज उसका जो स्किन है इट लुक्स लाइक अ विंग्स, जिससे वो जब लॉन्ग फ्लाइट्स लेकर के जंप कर सकता है। ठीक है, तो वहां से हम लोगों को ये मिला है। और डांपा टाइगर रिजर्व कहां पर है? वहां पर भी ये मिला है हम लोगों को, मिजोरम में ही है, कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में मिला है। एंड एक्चुअल में इसका जो हैबिटेट है इट्स इन दी इंडो बर्मा क्या बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटिकल हॉटस्पॉट में इसका हम लोगों को क्या दिखता है, हैबिटेट उसका दिखता है। जैसे अराकान माउंटेन्स हो गया, मिजोरम हो गया, जो अपना पूर्वांचल वाला माउंटेन्स है, उसके बहुत सारे जगहों में हम लोगों को मिलता है। जनरली म्यांमार में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसका एक सेकंड पार्ट मैं करूँगा, कोशिश करूँगा देने का। अगर मिल जाए तो डिस्कशन बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, और तब तक के लिए नेक्स्ट टेस्ट जो है वो करंट अफेयर्स का ही है। 5th को आसाम जीएस भी है, शायद करंट अफेयर्स भी उसके साथ, पता नहीं क्या क्या है उसमें, शायद और एक कुछ है। ठीक है, तो जो भी दोगे आई विश कि अच्छे से टेस्ट दो। टेस्ट का मार्क्स मैटर नहीं करता है, टेस्ट का एनालिसिस मैटर करता है। जितना टेस्ट दे रहे हो उससे ज़्यादा अगर एनालिसिस पे जाओगे तो देखोगे कि आसानी से सब कुछ डील कर पा रहे हो। ठीक है, चलो तब तक के लिए किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से जुड़ सकता है किसी भी थ्रू, मेल, फोन, मैसेज। बाकी तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।